Hello students, in the last video we understood the meaning of demand, the definition of demand, the individual demand curve. एक इंडिविजुअल कैसे डिमांड करता है पूरे मार्केट में, market demand curve, how market reacts to changes in the prices and how demand is affected in market due to prices. Okay, and we also understood the graph of demand, that demand curve is downward sloping, and by this we understood the reasons justifying downward sloping of demand curve. There was 5 reasons. Okay, now we have to understand what are the types of demand. So in total there are 5 types of demand. Let's start with the first one, direct demand. डायरेक्ट डिमांड क्या होता है? डायरेक्ट डिमांड मीन्स व्हेन वी आर डिमांडिंग गुड्स डायरेक्टली टू सेटिस्फाई आवर वांट, इट इज़ नोन एज डायरेक्ट डिमांड. मतलब मैं कोई एक ऐसी गुड्स को डिमांड करूँगा जो मेरी नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर सकता है. दैट डिमांड विल बी डायरेक्ट डिमांड. फॉर एग्जाम्पल, मुझे गर्मी लगी एंड आई डिमांड फॉर वाटर, तो वो वाटर मेरा डायरेक्ट डिमांड है. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द इनडायरेक्ट डिमांड. इनडायरेक्ट डिमांड क्या होता है? जब कोई चीज़ को डिमांड करता हूँ लेकिन वो चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं, लेकिन उस चीज़ की वजह से मेरी एक नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट डिमांड. ओके, लेट मी ब्रिंग इट मोर क्लियर टू यू. का क्या होता है इनडायरेक्ट डिमांड? जब मैं कोई चीज़ को डिमांड कर रहा हूँ और वो चीज़ की वजह से मुझे कुछ और चीज़ मिल सकती है जो मेरी नीड को सेटिस्फाई करेगी, दैट इज़ कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डिमांड. ओके, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ. शुगर केन से शुगर बनता है. तो जो फैक्ट्रीज है, शुगर केन की फैक्ट्रीज है, शुगर की जो फैक्ट्रीज है, दे एक्चुअली डिमांड शुगर केन, बट शुगर केन सेटिस्फाई दे वांट, नो दे वांट शुगर्स. सो जो शुगर केन है वो एक्चुअली एक इंस्टेंट डिमांड है उनका, और उस डिमांड की वजह से उनका जो फर्दर डिमांड है शुगर का वो कंप्लीट होता है. सो इनडायरेक्ट डिमांड, अगर मुझे घर बनवाना है तो मैं लेबर्स का डिमांड करूँगा, लेबर्स मुझे सेटिस्फाई नहीं करेंगे, लेबर्स मुझे घर बना के सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है ना? तो इनडायरेक्ट डिमांड है लेबर्स का मुझे. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड. व्हेन 2 or more प्रोडक्ट्स आर डिमांडेड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ सिंगल नीड और अ सिंगल वांट, इट इज़ कॉल्ड एज जॉइंट डिमांड. ठीक है ना? जब 2 प्रोडक्ट मिलके मेरी एक नीड को सेटिस्फाई करेंगे उसको कहते हैं जॉइंट डिमांड. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं टी और वाटर, शुगर, ये 2-3 चीज़ को मिला के ऐड करूँगा तब मेरे लिए चाय की डिमांड पूरी होगी. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंपोजिट डिमांड. कंपोजिट डिमांड मीन्स अ सिंगल प्रोडक्ट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई माई मैनी डिमांड्स. ठीक है ना? एक प्रोडक्ट को मैं डिमांड कर रहा हूँ और वो एक प्रोडक्ट से मेरी बहुत सारी डिमांड पूरी होगी. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी. ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी मैं सिर्फ डिमांड कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी को, बट विथ इलेक्ट्रिसिटी आई मे बी एबल टू यूज मैनी अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन माई हाउस. ओके, सो कंपोजिट डिमांड. नाउ कमिंग टू द कॉम्पिटिटिव डिमांड. कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या होता है? कॉम्पिटिटिव डिमांड इज ऑफन सीन इनटू सब्स्टिट्यूट गुड्स. लास्ट वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स देखा क्या होते हैं. सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स मीन्स एक्चुअली वी कैन ऑल्सो यूज कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स. ओके, उन लोग एक दूसरे से लड़ते. फॉर एग्जाम्पल पेन एंड पेंसिल, मैं लिख तो दोनों से सकता हूँ, ठीक है ना? कोई एक भी मुझे मिल जाएगा चलेगा, लेकिन जिसका प्राइस कम रहेगा वो मैं ज़्यादा खरीदूंगा. ठीक है ना? तो पेन और पेंसिल कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स है. टी और कॉफ़ी, सो ये कॉम्पिटिटिव डिमांड भी एक टाइप का डिमांड है. ठीक है? सो ये 5 थे हमारे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट: डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, complementary or joint demand, composite demand or competitive demand. Now coming to the determinants of demand, means determinants of demand means as demand को determine कौन करते हैं, किसकी वजह से demand change होते रहते हैं मार्केट में. ठीक है ना? कैसे demand, किन किन factors की वजह से demand markets में change होते हैं. What are the factors that determine how a demand by an individual will be decided in the market? Okay, so the first point is the price. Price is a major determinant of demand. Due to price, it is basically due to price demand changes. ठीक है ना? When the price is higher we will demand lower and vice versa. मतलब जब price कम रहेगा तभी हम ज़्यादा demand करते हैं. So price is the first basic and most important determinants of demand. ठीक है ना? Price determine करता है demand को. सेकेंड पॉइंट आएंगे इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल. इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल ऑल्सो डिटरमाइंस डिमांड. हाँ, जब इनकम ज़्यादा होएगा तब हम ज़्यादा डिमांड करेंगे, और जब इनकम कम होगा हम कम डिमांड करेंगे. ओके, इनकम, ओके, हाँ,
Oh, coming to the third point. Third point says as a prices of substitute good. Now we have understood what is substitute goods. Substitute goods मतलब competitive goods. उनके बीच में झगड़ा चलता रहता है. जिसका प्राइस ज़्यादा होगा उसके सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ प्रोडक्ट ए एंड देर इज अ प्रोडक्ट बी एंड बोथ आर कॉम्पिटेटिव गुड्स. ओके, प्रोडक्ट ए मिल रहा है 5 रुपये का, प्रोडक्ट बी मिल रहा है 3 रुपये का, एंड दोनों एक ही नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं. तो किसका डिमांड ज़्यादा होगा? प्रोडक्ट बी का डिमांड ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रोडक्ट बी मिल रहा है 3 रुपये में और प्रोडक्ट ए मिल रहा है 5 रुपये में. ठीक है ना, और दोनों है सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट. ठीक है, सो प्राइसेस ऑफ अ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट ऑल्सो डिटरमाइंस द डिमांड. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, prices of complementary goods. Now what was complementary good? We also understood this concept in types of demand. Complementary demand, complementary goods means a good, okay, which a good the price of one commodity will also affect the price of another commodity. For example, car and fuel, इसको बोलते complementary demand. मतलब एक प्रोडक्ट मेरे दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड को भी अफेक्ट करेगा. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी आर डिसाइडिंग टू परचेज अ कार एंड इन रिसेंट न्यू हमको पता चला कि पेट्रोल के प्राइसेस अब बढ़ने लग गए, तो हमारे कार्स की डिमांड या ऑटोमोबाइल्स की डिमांड कम होने लग जाएगी. ठीक है ना. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब एक गुड्स की वजह से दूसरे गुड्स के भी डिमांड अफेक्ट होते हैं. अब नेचर ऑफ प्रोडक्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट. व्हाट इज नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट? The price, the demand of any commodity also depend the type of a product which is in the market. Okay, if the product is necessary or it is used by a large number of people in an economy, its demand will stay unaffected even if its price increases or decreases. Okay, मतलब अगर वो जो प्रोडक्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मार्केट में. ठीक है ना. और फॉर एग्जांपल मिल्क ले लो, मिल्क का प्राइस जितना भी बढ़ते जाए तो भी वो डिमांड उसका कम नहीं होने वाला. वो नेसेसरी गुड्स है कॉमन पीपल के लिए. ठीक है, तो वो था नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट. मीन्स कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी रहते जो इम्पॉर्टेंट रहते तो उसके प्राइजेस में जितने भी फ़र्क आए कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, डिमांड उसकी चेंज नहीं होगी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट point, size of population. Demand is determined by the size of population it serves. ठीक है ना. एक एरिया में कितने लोग रहते हैं और वो एरिया में रहने वाले लोग कितना उस प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है डिमांड. इफ प्रोडक्ट इज डिमांडेड बाय स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इवन स्टेइंग इन एन एरिया वेयर अ नंबर ऑफ पीपल इज लार्ज इन पॉपुलेशन, तो भी वो डिमांड नहीं माना जाएगा. क्योंकि भले ही एक एरिया में 30,000 लोग रहते हैं और सिर्फ 30 लोग ही वो प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं, तो डिमांड तो बहुत ही कम है. लेकिन अगर वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल जब वो डिमांड करेंगे तब डिमांड अफेक्ट होगा. ठीक है ना. तो डिमांड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय लार्ज नंबर और साइज ऑफ पॉपुलेशन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस. ठीक है ना. अब एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस क्या होता है? अगर कंज्यूमर अभी से ही एक्सपेक्ट करता है कि आगे जाके फ्यूचर में ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हम लोग ओनियंस लेते. ठीक है ना. आज ओनियन का भाव है 30 रुपीज़ पर केजी, और अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक ओनियन का भाव आगे जाके 20 रुपीज़ होने वाला है, तो कंज्यूमर आज डिमांड करेगा क्या? नहीं करेगा, वो रुक जाएगा. ही विल स्टॉप परचेजिंग ओनियन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज. ठीक है ना. कि उसको लग रहा है कि आगे जाके तो प्राइस कम होगा. और वैसे वर्षा मतलब अगर उसको लग रहा है कि आगे जाके प्राइस आज ओनियन 30 रुपीज़ पर केजी एंड इफ ही एक्सपेक्ट्स दैट इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यू डेज द प्राइस ऑफ ए ओनियन इज गोइंग टू राइज 40 रुपीज़ पर केजी, देन ही इज़ गोइंग टू डिमांड मोर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब वो इमीडिएटली खरीदना चालू कर देगा. ठीक है ना. सो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस इज ऑल्सो क्वाइट important determinant for demand. Now advertisement plays an important role. It is a modern concept. ठीक है ना. एडवर्टाइजमेंट मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आया है डिमांड के रोल में. एडवर्टाइजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. एडवर्टाइजमेंट एक पर्टिकुलर कंपनी अपने प्रोडक्ट का जितना करेगी उतना ज़्यादा उसका डिमांड बढ़ेगा. आजकल तो हम टीवी पे कितने एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, एंड व्हेन वी सी अ न्यू पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारे मन में वो इच्छा होती है कि जाके देखते तो है वो प्रोडक्ट कैसा रहेगा. सो एडवर्टाइजमेंट प्लेज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल फॉर द एनी कंपनी और एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट सेज एज टेस्ट हैबिट्स एंड फैशंस. व्हाट डज टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन सेज टू अस? अगर एक पर्टिकुलर सोसाइटी या पर्टिकुलर कम्युनिटी का कुछ पर्टिकुलर टेस्ट है, टेस्ट मतलब उनका फैशन वही है, इफ़ दे वांट टू फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग,
that particular fashion in a society, if they want to carry their fashion in a society, तो वो उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को कंटिन्यूस डिमांड करते रहेंगे. फॉर एग्जांपल समझो कि नैरो बॉटम पैंट का फैशन है आजकल सोसाइटी में, तो एक पर्टिकुलर पूरी कम्युनिटी एक नैरो बॉटम पैंट के पीछे ही जाएगी खरीदने के लिए, तो डिमांड वैसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बढ़ जाएगा. मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करेगा कि अरे ये तो आजकल का फैशन है, ये तो ट्रेंड में चल रहा है, तो पूरी कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी उसको खरीदने की कोशिश करेगी, डिमांड करेगी. सो टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ द कम्युनिटी और अ सोसाइटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट. ठीक है ना. नाउ 10th पॉइंट सेज एज अ लेवल ऑफ टैक्सेशन. अभी टैक्सेशन क्या होता है? टैक्स. ठीक है ना, टैक्स भरते हैं ना. सो जब टैक्स, इफ गवर्नमेंट इज एक्सरसाइजिंग अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ टैक्स ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स ले रही है, ठीक है ना, कोई प्रोडक्ट पे, जो जब टैक्स ज़्यादा लेगी, जब टैक्स ज़्यादा रहेगा तो कंपनी भी अपने कंज्यूमर से ज़्यादा टैक्स लेगी, और जब टैक्स ज़्यादा लेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी. ठीक है ना. तो टैक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर टैक्स कम लेगी गवर्नमेंट तो कंपनी कम प्राइस चार्ज करेगी अपने कंज्यूमर से. प्राइस जब कम करेगी कंपनी, तब डिमांड बढ़ जाएगा. ठीक है ना. सो दिस वाज द पॉइंट ऑफ लेवल ऑफ टैक्सेशन, एंड देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो विच डिटरमाइन द डिमांड, दैट इज क्लाइमेटिक कंडीशन. वो भी डिपेंड करता है कहाँ पे बेच रहे हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सेलिंग स्वेटर इन अ सिटी और अ कंट्री वेयर देर इज़ नो विंटर एट ऑल, तो वो बिकेगा ही नहीं, उसकी डिमांड होगी ही नहीं. स्वेटर तो ठंडी जगह पे ही बिकेगा. ठीक है ना. चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, इफ देर इज़ अ रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी और देर इज़ अ कॉन्स्टेंट चेंज इन टेक्नोलॉजी, देन योर प्रोडक्ट इज लाइकली टू बी आउटस्मार्टेड. मतलब तुम्हारे प्रोडक्ट को डिमांड ही नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू मेड अ फोन, इफ़ योर कंपनी इज मेकिंग अ फोन विच इज़ 3G सपोर्टेड और तुरंत ही 4G आ गया, तो तुम्हारे फ़ोन का कोई डिमांड नहीं करेगा. नाउ द गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन डिमांड. गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट जो रूल्स और रेगुलेशन बनाती है. इफ़ यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट टू सेल इट अब्रॉड, ठीक है ना, तुम लोग ने सोचा है कि ये प्रोडक्ट को तो मैं एक्सपोर्ट करूँगा, और गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दिया कि आज से एक्सपोर्ट करना, जो भी प्रोडक्ट जाता था उस पर्टिकुलर कंट्री में हो गया बंद, तो हो गया, डिमांड उस कंट्री में होगा ही नहीं तुम्हारे प्रोडक्ट का. And next come as customs and tradition. Customs and tradition means riti rivaj. If a particular community or a particular group of person follows a particular custom and tradition, then it will be अपॉर्चुनिटी एज वेल एज वीकनेस फॉर अ कंपनी. अगर कस्टम एंड ट्रेडिशन, फॉर एग्जांपल एक पूरे सोसाइटी में मतलब पूरे कम्युनिटी में सब लोग सिर्फ साड़ी पहनना पसंद करते हैं, तो पूरे कम्युनिटी में साड़ी का डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगा. ठीक है ना. तो उसी टाइम पे उधर पैंट शर्ट, या अगर लड़के लोग धोती कुर्ता ही पहनते उस सोसाइटी में, उस कम्युनिटी में, तो उधर पैंट शर्ट की डिमांड बहुत कम हो जाएगी. ठीक है. So this was the determinants of demand. There was 11 total points, and now coming to the law of demand. What does the law of demand says? Law of demand is written, it is given by Professor Alfred Marshall. Law of demand बोलते हैं, the demand of law is simple है. Law of demand बोलता है कि अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी जितना भी डिमांड करेंगे वो कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हो जाएगा तो क्वांटिटी जो डिमांड कर रहे हैं वो बढ़ जाएगा. ठीक है ना. सो इन by definition of this law, statement of law, it says that other things being equal, मतलब if you are thinking about this law, if you are talking about this law, you don't have to think about anything else. ठीक है ना. कुछ और के बारे में सोचना ही नहीं है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को वही चीज़ महंगे में ही खरीदना है तो नहीं, वो सब सोचना ही नहीं. अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, वो सब इक्वली चल रहे हैं. अभी सिर्फ ये लॉ के बारे में ही हमें ध्यान देना है. अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ठीक है, लॉ सेज एज हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड. ये था स्टेटमेंट ऑफ अ लॉ. ठीक है ना. और सिम्बॉलिकली ये लॉ को हम लोग ऐसा बता सकते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. एक्स मीन्स प्रोडक्ट,
सो डिमांड इज फंक्शनल टू प्राइस, मतलब डिमांड कैसे एक्ट करता है, प्राइस के हिसाब से एक्ट करता है. फंक्शनल टू प्राइस मतलब डिमांड एक्ट्स अकॉर्डिंग टू प्राइस, प्राइस चेंज होगा तो डिमांड भी चेंज होगा, विच वी ऑल्सो लर्न इन द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. द फर्स्ट पॉइंट वाज ओनली द प्राइस, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट ही प्राइस पे था कि प्राइस चेंज होगा तो डिमांड भी चेंज होएगा. हाँ, now there are certain assumptions also related to this law. Certain assumption means if assumptions are followed then only the law of demand will be seen working, ठीक है ना, तभी law of demand काम करेगा if this assumption are fulfilled, and all of these assumptions should be fulfilled. So this assumption are as follow. The first point says as constant level of income. So an individual should earn a constant level of income, and that also continuously. If there is any changes in an income of an individual, the demand by that individual about a particular commodity is likely to change, ठीक है ना. तो ये था कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, इनकम चेंज हुआ तो डिमांड भी चेंज होगा. सेकेंड पॉइंट सेज दिस, नो चेंज इन अ साइज ऑफ पॉपुलेशन. It states that a city or a town in which the particular product is demanded, the population of that city or town should not change till this law you needs to work, ठीक है ना. जितने टाइम तक तुम चाहते हो कि ये लॉ काम करे, द पॉपुलेशन ऑफ दैट टाउन और सिटी शुड नॉट बी चेंज, एंड इफ देर इज एनी चेंजेस वेदर इंक्रीज और डिक्रीज, द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज लाइकली टू चेंज. अगर पॉपुलेशन चेंज हुआ तो डिमांड भी चेंज होगा. Third point says that prices of a substitute goods remains constant. The law assumes that the product of a substitute the prices of a substitute product should remain constant. There should not be change between the prices of a substitute product till this law is working, ठीक है ना. If the price of a substitute product is changed, it will influence the consumer, and the demand for that substitute product is likely to change. अगर substitute product का price change हुआ तो demand भी change होगा. Okay. Now the fourth point says as prices of complementary goods remains constant. Complementary goods means one goods which affects the demand of another goods. So the law assumption says that the complementary goods is prices of complementary goods is likely to remain okay during that period in which this law is working. So एक प्राइस का गुड्स दूसरे प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, and by that the demand will remain constant. So that it is assumption that complementary goods will remain same, means there will be no change in the prices of a complementary goods. Now next point states that no expectation about future changes in the price. So it means that the consumer is not should not expect any changes in the price of a commodity, because if a consumer expect any changes whether positive or negative in the prices of a commodity in the near future, his demand इज लाइकली टू चेंज, ठीक है ना. तो कंज्यूमर अजम्पशन ऐसा कह रहा है कि कंज्यूमर एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा कि प्राइस बढ़ेगा या कम होगा. अगर उसने ऐसा सोच लिया तो डिमांड तो चेंज होगा ही. Now the sixth point says that there is no change in taste and preference and habits of the consumer. It is assumed that the taste, habits and preferences of a consumer is likely to remain same or constant for the rest of his life. ठीक है ना, it is not going to change, because if the habits or taste of a particular commodity change हो गया तो demand भी change होगा. टेस्ट और हैबिट्स मतलब पता चला ना. टेस्ट और हैबिट्स मीन्स हाउ अ particular an individual like a particular goods or service. No change in taxation policy. Next point says that the government is not likely to change its taxation policy. It will not increase or decrease levying taxes on a particular commodity. जितना टैक्स गवर्नमेंट ले रही थी उतना ही लेगी. अगर प्राइस if tax is changed, then the price of a commodity is likely to change, and if the price of a product is changed, then उसका डिमांड तो कम होगा ही. So